गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के सवालों का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे सवालों के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में या कुछ पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो लोग यूपी कांस्टेबल री एग्जाम या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में होने वाला है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों का जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सवालों को यहाँ इस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है कि जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की जो होने वाला है और आप सिलेबस पॉलिटी का पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहला काम होता है रिवीजन करना। तो यहाँ हम रिवीजन भी कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनसे हमारा यही कहना है कि आपको अभी बेसिक पढ़ना है। तो जिन लोगों को बेसिक पढ़ना है एकदम जीरो लेवल से, जीएस का सिलेबस नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? आप सबसे पहले चैनल पे जाइए और वहाँ पॉलिटी हो या हिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पुरानी कक्षाओं में अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। और जब एक बार पढ़ लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे, तो आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, या कोई भी वनडे एग्जाम है जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि सब एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे क्लास जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो आप जाइए, एकदम जीरो लेवल से पढ़िए। आप जाइए, क्लास अटेंड करिए, आपको खुद खुद समझ में आ जाएगा। 2-4 क्लास अटेंड करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर ले आइए और सॉल्व करिए। लगभग सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जितनी बार आप फॉर्म भरेंगे उतनी बार जीएस पढ़ेंगे। भाई आपको बस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस बार बार रिवाइज करना है और जिस भी एग्जाम की फॉर्म भर रहे हैं आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ले आना है और सॉल्व करना है। यकीन करिए आपसे लगभग सारे सवाल सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या हाल फिलहाल में एग्जाम कोई सा देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे सवालों के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जामिनर के पास लिमिटेड है, डाटा वही है, उसको वो बदल नहीं सकता। तो एग्जामिनर क्या करता है, बार बार भाषा बदल सकता है। भाषा ही एग्जाम सवाल को कठिन बनाता है, भाषा ही सवाल को आसान बनाता है। इसीलिए हम ऐसी सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ इतने सवालों को पढ़ेंगे, इतने सवालों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे जब आप एग्जाम में जाएंगे तो लगभग सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके होंगे। तो यहाँ आप पढ़िए, देखिए कौन सा टॉप सवाल आपसे हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है, अपना आकलन करिए और जहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो टॉपिक फिर से क्या करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए जाके चैनल पे। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से जीएस नहीं पढ़े हैं, अच्छे से हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या अच्छे से पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, तो एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हमारे चैनल पे क्लास चल रही है। तो जाइए वहाँ पे, क्लास अटेंड करिए, नोट्स बनाइए और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको और अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो चलिए, आज ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का है। इससे पहले 3 और क्लास हो चुकी हैं। तो जो लोग इससे पहले 3 क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो जाइए, उन 3 क्लास को अटेंड करिए। उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इस क्लास में भी जो सवाल हैं वो सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज चौथे नंबर का क्लास है, मतलब प्रैक्टिस नंबर 4 है। ये प्रैक्टिस का चौथा क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था का। और यहाँ प्रैक्टिस इस तरीके से कर रहे हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। तो साथ के साथ सवाल भी लगा रहे हैं, एमसीक्यू भी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे भाई एक ही कहना है,
अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर और ज़रूर शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की। भई हमारा आपसे बस एक ही कहना है, एक ही माँग है आपसे, एक ही अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे जो क्लास आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आज प्रैक्टिस नंबर 4 के सवालों के बारे में बात करेंगे और आप जवाब दीजिए। क्या ये सवाल आपको आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला नंबर सवाल। चलिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में जो वित्त आयोग है उसका काम क्या है? लेकिन सबसे पहले ये बताइए, जो भारत का वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? भाई पिछले क्लासों में इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो वित्त आयोग है संविधान के किस अनुच्छेद में है, जो आपको पता है किस में है, 280 में। अनुच्छेद 280 में क्या है? भारत का वित्त आयोग। और भारत के वित्त आयोग का काम क्या होता है? इसका काम होता है, 4 ऑप्शन दिया, आपसे पूछ रहा क्या काम होता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व या धन का बंटवारा करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, चौथा ऑप्शन है संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए विधि निधि का बंटवारा करना। तो बताइए क्या काम होता है हमारे वित्त आयोग का? तो ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच धन या राजस्व का बंटवारा करना। तो जो भारत का वित्त आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है और इनका इसका काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा करना। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि जैसे भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, उसी तरह प्रत्येक राज्य में क्या होता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। तो आप बताइए राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? राज्य का वित्त आयोग। तो ध्यान रखेंगे जो राज्य वित्त आयोग है वो संविधान के 243 के यच में, अनुच्छेद 243 के यच में क्या लिखा हुआ है? संविधान के 243 के यच में है राज्य वित्त आयोग। जिस प्रकार संघ वित्त आयोग या भारत के वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा करना, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? उस राज्य और उस राज्य के पंचायतों के बीच में धन का बंटवारा करना। कहने का मतलब किसी भी वित्त आयोग का काम क्या होता है? धन का बंटवारा करना, सरकारों के बीच धन का बंटवारा करना। भारत का वित्त आयोग भारत और राज्यों के बीच या भारत सरकार और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करता है, लेकिन राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो उस राज्य और पंचायतों के बीच में धन का बंटवारा करता है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा करना। भारत का वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में है और राज्य का वित्त आयोग 243 के यच में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? हम आपसे बताएं, किसी भी सवाल को उसकी भाषा ही उसको कठिन बनाता है और भाषा ही उसको आसान बनाता है। एक कल की क्लास जो लोग अटेंड किए होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि कल बताए थे संवैधानिक निकाय क्या होता है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। ऐसी चीजें या ऐसे प्रावधान जो संविधान में कहीं ना कहीं क्या है लिखे हुए हैं उसको क्या कहा जाता है? संवैधानिक निकाय। और ऐसे प्रावधान जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है वो क्या होते हैं? गैर संवैधानिक निकाय। तो हम कह सकते हैं हमारे संविधान में ऐसे निकाय या ऐसे प्रावधान जिनका जिक्र हमारे संविधान में कहीं ना कहीं किया हुआ है, या अनुच्छेदों में या अनुसूचियों में या कहीं कुछ न कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, वो क्या कहलाते हैं? संवैधानिक निकाय। और जिनका जिक्र कहीं हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है वो क्या कहलाते हैं? गैर संवैधानिक निकाय। तो वही पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। भाई अभी पिछले सवाल में बात किए कि जो वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग वो
संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो ये तो संवैधानिक निकाय है। भाषा आयोग, भाई ये भी संवैधानिक निकाय है, भाग 17 में पढ़ना होता है। चुनाव आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा हुआ। लेकिन अगर बात करें नीति आयोग की, तो ये कैसा आयोग है? ये कैसा आयोग है? ये गैर संवैधानिक निकाय है, अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। इसका जो जिक्र है वो हमारे संविधान में नहीं है, इसको बाद में 2015 में बनाया गया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम आपसे पूछें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग का काम क्या होता है? नीतियों का निर्माण करना। तो इस सवाल का जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ही गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है, इनका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। अगला सवाल, भाई इस सवाल का जवाब दीजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? अगर बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण का, तो क्या है ये वार्षिक वित्तीय विवरण? तो ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट। बजट, बजट ही क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भाई एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसीलिए सवाल भी कई बार पूछा है कि बताइए बजट का संवैधानिक नाम क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बजट का संवैधानिक नाम। तो सवाल पूछ रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 101, 112, 130 या 140? तो बात करें संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 112 में। लेकिन अगर बात करें राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, अगर संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य का जो बजट है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर आंसर बताएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष जब संसद का सबसे पहला सत्र बजट सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा बजट सत्र बुलाया जाता है साल के प्रारंभ में, और राष्ट्रपति द्वारा अपने शक्ति अनुच्छेद 112 का प्रयोग करके भारत के वित्त मंत्री द्वारा भारत का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान समय और आने वाले समय के चीजों के बारे में विवरण किया रहता है। तो ध्यान रखेंगे संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ है? अनुच्छेद 112 में। और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहाँ पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रखेंगे बजट का संवैधानिक नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब आप दीजिए कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? कौन सी भाषा है जो हमारे अनुसूची में या संवैधानिक भाषा नहीं है? भाई आप जैसा जान रहे हैं, आप पढ़े होंगे कि अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, अनुसूची 8, अनुसूची 8 क्या है? अनुसूची 8 में तो क्या है? ध्यान रखेंगे संविधान की भाषाएं। अनुसूची 8 में है संविधान की भाषाएं। और अगर हम आपसे पूछें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो सबसे पहला मूल संविधान किसको कहा जाता है? वह संविधान
जो हमारे पास 26 जनवरी 1950, कहने का मतलब जब संविधान 1950 में लागू किया गया था, उस समय हमारे पास जो संविधान था उसी को क्या कहा जाता है, मूल संविधान। तो मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो ध्यान रखेंगे 14। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे 22। और किस अनुसूची में भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में। पहले 14 थी, बाद में कितनी हो गई, 22 हो गई। तो पहले कम थी, अब बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, तो ध्यान रखेंगे किस संविधान संशोधन से बढ़ी। सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत हमारे संविधान में 15वीं भाषा जोड़ा गया। कौन सी, सिंधी भाषा को। तो हम 14 भाषाएं पहले से थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1967 में, और 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 1992 के तहत हमारे संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, ध्यान रखेंगे, नेपाली, ये जगह कम है, लिखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। तो पहले हमारे अनुसूची 7 में कितने भाषाएं थी, 14, अब कितनी है, 22। माफ करिए, अनुसूची 8 में पहले कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22। और अब 22 है, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, नेपाल की भाषा नेपाली, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, और कोंकणी भाषा, भाई गोवा की भाषा है या गोवा तट की, कोंकण तट या गोवा की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, कोंकणी भाषा। इसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। भाई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसीलिए अब कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। सवाल क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। मैथिली कब जोड़ा गया, अभी बताए, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो ये तो है, नेपाली भी है, डोगरी भी है, लेकिन कौन नहीं है, तो गढ़वाली। इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सारा बता दिया गया कि संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा, सिंधी भाषा। किस संविधान संशोधन से, 21वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब हुआ था, तो सबसे पहले ध्यान लेंगे 2015 में। बांग्लादेश भारत भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर हम अपने देश में किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को शामिल करते हैं तो संशोधन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर हम अपने राज्य क्षेत्र के, अपने भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग को किसी दूसरे राज्य को देते हैं, सौंपते हैं, तो संविधान संशोधित करना अनिवार्य है। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत, भाई एक ध्यान रखेंगे, 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ है, और इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे देश के कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में शामिल कर लिए गए। ऐसा कुछ सीमा को लेकर किया गया था। तो आपसे सवाल पूछ रहा, किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। सबसे पहले ये सवाल बताइए कि हमारे देश के किसी क्षेत्र को देने या भारत में शामिल करने का अधिकार किसके पास है,
तो आप बताएंगे संसद के पास है, किसके पास है, संसद के पास है। और ये जो भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 98वां या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस संविधान संशोधन के तहत भारत के कुछ गांवों को दिया गया था और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे भाई, आसान सा है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कब हुआ था? 2015। इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे देश के कुछ गांवों को क्या किया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तो इस सवाल का जवाब है 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बताइए भाई, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? राज्यसभा की संरचना है, राज्यसभा की जो संरचना है संविधान के अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में है। तो अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। जैसा कि बताए, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। उच्च सदन कहा जाता है। क्यों उच्च सदन कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं की जाती, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, वो निरंतर क्या होती है? चलती रहती है। और प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं और प्रत्येक 2 साल में ही 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में पूरे राज्यसभा के सदस्यों के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। और इसी प्रकार राज्यसभा निरंतर चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं होती। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। लेकिन जो लोकसभा है वो हर 5 साल में भंग हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 का प्रयोग करके हर 5 साल में लोकसभा को भंग कर दिया जाता और लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष, अभी बताए, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अवधि कितना होता है? भाई संसद के 2 सत्रों के बीच, जैसा कि जान रहे हैं कि अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाते हैं। और इसी में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच का जो समय है, अवधि है, वो 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे सामान्यतः 1 साल में हमारे संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लेकिन 2 सत्रों के बीच में 6 महीना से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो सवाल ही पूछ रहा है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम सीमांतराल कितना हो सकता है? तो मात्र 6 माह। 6 माह के बाद राष्ट्रपति बाध्य है या राष्ट्रपति को अनिवार्य है सत्र बुलाना। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, या लोकसभा को भंग करना हुआ तो इसी अधिनियम का प्रयोग करते हैं, माफ करिए, इसी अनुच्छेद का। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? भाई आपको बताया कि शुरू में अगर बात करें मूल संविधान में, अभी बताएं मूल संविधान किसको कहते हैं? मूल संविधान कहा जाता है वह संविधान जो हमारे पास 26 जनवरी
1950 को था जब लागू किया गया था, और एक वर्तमान में जो संविधान है, दोनों अलग अलग परिवर्तन कुछ चीजें हैं। तो अगर मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखेंगे कुल कितनी थी, 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो ध्यान रखेंगे 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। बाद में इनको, तो पहले 8 थी अब 12 है, इसका मतलब बाद में 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। और अगर जोड़ा गया तो संविधान संशोधन हुआ होगा। सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल पर विरोध, निजता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान रखेंगे अनुसूची 10 क्या है, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल पर प्रतिबंध। दल बदल पर क्या है, प्रतिबंध। और इसको अनुसूची 10 को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे 52वां, ध्यान रखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 को हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो किस क्या है, कहता है दल बदल पर प्रतिबंध या दल बदल पर विरोध। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दल से चुनाव लड़के जीतता है तो उसके दल बदलने पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान रखेंगे ये अनुसूची 10 को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 52 नंबर का। कब जोड़ा गया, 1985 में। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा इन 4 में से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 68? तो ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 66 में। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ये जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। और निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, भारत में 4 प्रमुख चुनाव को करवाना, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। और आर्टिकल 63 में क्या है, 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किसमें है, अनुच्छेद 63 में। लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो कैसे होगा, चुनाव से होगा। तो उसके चुनाव का जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 66 में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए? राज्यों का कर्तव्य है कि वो पंचायतों का क्या करे, गठन करे। तो पंचायतों का गठन के लिए, या पूछे पंचायत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 40 में। और ये कहाँ पे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्योंकि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में क्या करें, पंचायतों का गठन करें। तो इस सवाल का सही जवाब है अनुच्छेद 40। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? भाई भारत में परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा कि आपातकाल की भी स्थिति हो, तो उस स्थिति में भारत के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या हुआ है, क्या है? जीवन जीने का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी परिस्थिति में भारत के किसी भी नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी में अनुच्छेद 21 में भी क्या है? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार या गोपनीयता का अधिकार हमारे संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने अंदर किसी भी चीज को गोपनीय रख सकता है। उसको सार्वजनिक करने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहता तो नहीं करेगा। मतलब हमारी निजता का अधिकार भी कहाँ है? अनुच्छेद 21 के तहत। और जीवन जीने का भी अधिकार अनुच्छेद कहाँ पे है? 21 में। लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ए, इसमें क्या है? इसमें है शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और अगर पूछे जो ये शिक्षा का अधिकार है 21 के ए में, वो पहले से हमारे संविधान में नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, 2002 के तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। कि भारत में 0 से 6 साल के बच्चों, माफ करिए 6 से 12 साल के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए, ये जो 3 शब्द हैं भाई, जैसा कि जान रहे हैं कि क्लास में जो हमारे चैनल पे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लास एकदम 0 लेवल से चल रही है, वहां पढ़े हैं हम संविधान के विदेशी स्रोत। और उस क्लास में जाकर अटेंड करिए। अगर ये सवाल आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए कि हमारे देश के संविधान में कौन कौन सी चीजें किस किस देश के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं या ली गई हैं। तो बताइए, जो 3 शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इस देश के संविधान से हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया है। अगर बात करें फ्रांस के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ध्यान रखेंगे ये लिया गया कहां से? फ्रांस के संविधान से। और ये कहां से आया भाई? ध्यान रखेंगे 1917 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1917 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। और इसी फ्रांस की क्रांति से ये 3 शब्द, कौन कौन से 3 शब्द हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, हमारे देश के सभी नागरिकों को कहीं भी घूमने, आने जाने, कहीं भी निवास करने, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने की क्या हो गया? स्वतंत्रता होगा। भारत के नागरिक को ये कहा गया, दिया गया है संविधान के तहत पावर कि भारत के सभी नागरिक क्या हैं? सबको एक समान व्यवहार किया जाएगा। और बंधुता का मतलब हमारे देश के सभी नागरिक बंधुता, भाईचारे के साथ रहेंगे। और ये तीनों शब्द हमारे देश के संविधान में कहां से अडॉप्ट किए गए हैं? फ्रांस से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब बताइए, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या एकल नागरिकता। तो भाई आप पढ़ चुके हैं, तो बताइए इसमें से वो कौन सा प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया है? तो अगर बात करें समवर्ती सूची की, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन एकल नागरिकता, हमारे देश में नागरिकता कैसी है? एकल। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और
दोहरी नागरिकता। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल। और ये कहाँ से ली गई है भाई? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। यही सवाल आपसे पूछ रहा है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान। हमारे देश में रह रहा है कोई भी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी जगह रह रहा है, वो क्या कहलाता है? भारत का नागरिक। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड या अमेरिका, वहां पे दोहरी नागरिकता चलती है। वहां पे वो जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता होती है और उस देश की भी नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया गया है। हमारे देश में आप कहीं भी रह रहे हैं, क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। तो जो है ब्रिटेन से इन 4 चीजों में से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, एन के चंद्रा या आर के सनमुखन चेट्टी। सबसे पहले अगर बात करें कि भारत में सर्वप्रथम बजट, अगर बात करें भारत में प्रथम बजट कब पेश किया गया था? प्रथम बजट कब पेश किया गया था और कौन किया था? तो ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे जो पहला बजट है वो 1860 में पेश हुआ था। और कौन पेश किया गया था? नाम याद रखेंगे, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। तो भारत में सबसे पहला जो बजट, भारत का जो सबसे पहला बजट पेश हुआ 1860 में पेश हुआ। और कौन पेश किया? जेम्स विल्सन। लेकिन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत, जब भारत को आजादी मिल गई 1947 में, उसके बाद स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? इन 4 में से याद रखेंगे, आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी। नाम थोड़ा कठिन है भाई, याद रखेंगे, बहुत बार ये सवाल पूछा है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बजट कौन पेश किया था? आर के सनमुखम चेट्टी। और भारत का सबसे पहला बजट कब पेश हुआ था? 1860 में। और कौन पेश किया था? जेम्स विल्सन। तो भारत का सबसे पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। और स्वतंत्र भारत का आजादी के बाद सबसे पहला बजट पेश किया गया सनमुखम चेट्टी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? भाई जैसा जान रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के निर्माण के बाद, हमारे संविधान सभा का निर्माण इस योजना के तहत किया गया। तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटेन द्वारा लंबे समय से चल रहे हमारे संविधान सभा की मांग को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इस कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य थे? 3। कौन थे? अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। और हमारे संविधान सभा बनने के बाद हमारे संविधान के निर्माण के लिए काम चालू हुआ। जैसे ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम 3 बैठकें हुई। संविधान सभा के निर्माण के बाद पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का तीसरा बैठक कब हुआ? ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा बैठक हुआ संविधान सभा का जो तीसरा बैठक हुआ, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया? उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका पेश की गई। तो इस सवाल का ऑप्शन कौन सा सही है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक में पेश किया गया। अगर बात करें पहले बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? संविधान सभा के निर्माण के बाद पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को 1946 को प्रथम बैठक हुई थी।
दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। और पहली बैठक में, संविधान सभा के पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दूसरे बैठक में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दूसरी बैठक में हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? एच.सी. मुखर्जी को। तो तीसरा बैठक जो 13 दिसंबर को हुआ, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका पेश की गई। और यही उद्देशिका आगे चल के हमारा क्या कहलाया? प्रियम्बल या प्रस्तावना। यही चल के क्या कहलाया? प्रस्तावना। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अतिरिक्त अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? भाई हम आपसे कई बार बताएं कि सवाल की भाषा ही सवाल को कठिन और आसान बनाती है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, आसान ही सवाल है, लेकिन भाषा देखिए और इसके ऑप्शन का भी भाषा देखिए। तो बताइए कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सांकेतिक शब्द है? वो कौन सा सांकेतिक शब्द है? देश की सरकार के एक से अधिक स्तर। भाई हमारे देश की जो सरकार है वो एक से अधिक स्तर पे चलता है। और जो लोग यहाँ पढ़ रहे, जितने भी लोगों ने हमारी फर्स्ट क्लास अटेंड की होगी भारतीय राज्य व्यवस्था को, कि उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा है आपको? इंट्रोडक्शन। और क्या इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है? कि हमारे संविधान द्वारा अपनी सभी शक्तियां 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित की गई हैं। कौन से स्वतंत्र अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों स्वतंत्र अंग द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है 3 स्तरों पर सरकार का गठन करके। तो कहने का मतलब हमारे देश में सरकार कितने स्तर पे है? 3 स्तर पे। केंद्र सरकार या संघ की सरकार, राज्य सरकार, राज्य की सरकार, और स्थानीय तीसरे स्तर पे स्थानीय स्वशासन। तो संघ स्तर पे या केंद्र स्तर पे संघ की सरकार, राज्य स्तर पे राज्य की सरकार, और स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार। हमारे देश में 3 स्तर पे सरकारें चलाई जाती हैं और हमारे देश को उसी आधार पे चलाया जाता है। तो वही पूछ रहा है, देश में सरकार के एक से अधिक स्तर के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है, ये कौन सा शब्द? ध्यान रखेंगे, संघवाद, विचारशील लोकतंत्र, तानाशाही, सर्वसत्तावाद। ध्यान रखेंगे, ये सवाल कई बार पूछा है, आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस सवाल का सही जवाब है संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है? कि हमारे देश में जो सरकार है संघवाद है, एक से अधिक स्तर पे है भी 3 स्तर पे सरकार होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो ध्यान रखेंगे, इस सवाल का सही जवाब है संघवाद। और संघवाद का क्या मतलब होता है? संघवाद का मतलब, जैसा कि अनुच्छेद पहला ही पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो राज्यों का संघ है हमारा भारत देश। तो ये संघवाद है, इसका मतलब होता है एक से अधिक सरकारें हमारे देश में होती हैं, और हैं भी कितने स्तर पे? 3 स्तर पे 3 सरकारें होती हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब क्या होगा? भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भाई अभी पिछले ही सवाल में हमने बताया कि संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की प्रथम 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। और आपसे बताए 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में, दूसरे बैठक में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य इसलिए कह रहा है कि निर्वाचन द्वारा इनको चुना गया था, मतदान द्वारा इनको संविधान सभा में मतदान करवाया गया था। संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा मत डाला गया था, और सबसे ज्यादा मत किसको मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया?
एच सी मुखर्जी को, एच सी मुखर्जी। और ये दोनों काम कब हुए? ये दोनों काम हुए 11 दिसंबर 1946 को। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं या फीचर ली गई हैं? भाई आपसे हमने कई बार बताया है कि हमारे संविधान का 70% से अधिक भाग कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जो अंग्रेजों द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम भेजा गया था, उसी से हमारे संविधान की 70% से अधिक चीजें वहां से अडॉप्ट कर ली गई हैं। लेकिन उसके बाद जो चीजें बची, उसके बाद जो जो चीजें बची, वो 70 से अधिक देशों का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा पढ़ा गया, और वहां से जिस देश से जो जो चीजें अच्छी लगी, वो वहां से अपने देश में अडॉप्ट कर ली गई, अंगीकृत कर ली गई। सवाल पूछ रहा है कितने देशों से लिया गया है? 70 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया, लेकिन कितने ऐसे देश हैं जहां से कुछ ना कुछ हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया? तो ध्यान रखेंगे कितने हैं? 10। और वैसे भी जो आपको क्लास पढ़ाया गया है संविधान, संविधान के विदेशी स्रोत, भाई जाएंगे चैनल पे, संविधान के विदेशी स्रोत नाम से, भाई शुरू से एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी 7वीं क्लास ऐसे है, 7वीं 8वीं क्लास 8वीं है संविधान के विदेशी स्रोत, और उसमें पढ़ाया गया है कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो टोटल ध्यान रखेंगे 10 ऐसे देश हैं जहां से कुछ न कुछ, 10 ऐसे देश हैं जहां से कुछ न कुछ हमारे देश में क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है 10। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है। आगे बढ़ेंगे, भारत में किस प्रकार की सरकार है? इस जवाब दीजिए, भारत में जो सरकार हमारे है वो किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय सरकार है, संप्रदायवादी सरकार है, संसदीय सरकार है, या अल्पतंत्रीय सरकार है? भाई जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश की जो सरकार है वो किस प्रकार की है, हमारा देश किस प्रकार से चलता है, तो हमारे देश में कैसी सरकार है? संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सरकार है। और ये संसदीय सरकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के संविधान से। जिस प्रकार ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है, जिस प्रकार ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, उसी प्रकार हमारे भी देश में संसदीय प्रणाली है। तो अगर पूछे ये संसदीय प्रणाली है वो भारत के संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से हमारे संविधान में अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। जिस प्रकार ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट होता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ संसद होता है। जैसे यहाँ 2 हाउस होते हैं, हमारे यहाँ 2 सदन होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? पंचायती राज। तो सबसे पहले अगर यह सवाल पूछे कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, जैसा कि आपसे बताया हमारे देश में 3 स्तर पे सरकार चलाई जाती है। केंद्र स्तर पे संघ की सरकार, राज्य स्तर पे राज्य की सरकार, और स्थानीय स्तर पे स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या आते हैं? पंचायत और नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, पंचायत और नगर पालिकाएं, पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में कब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, तो ध्यान रखेंगे 1882 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन, उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हमारे देश में क्या किया गया? हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई 1882 में। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सरकार ने एक समिति का गठन किया,
उस समिति को ये काम सौंपा गया कि बताइए हमारे देश में पंचायतों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस आधार पे होना चाहिए। तो पंचायतों के लिए गठित सबसे पहली कमेटी या समिति क्या थी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति या कमेटी। आपसे सवाल कई बार पूछा है कि पंचायतों के गठन के लिए बनने वाली सबसे पहली समिति, पंचायतों के गठन के लिए बनने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। और यह सवाल किस तरीके से पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे पंचायतों। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट यह दी कि हमारे देश में पंचायतों का गठन होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए। उसी आधार पर सबसे पहले हमारे देश में पंचायतों का गठन कब हुआ? 1959 में। और कहाँ किया गया? भारत में सबसे पहले पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? ध्यान रखेंगे वो कौन सा राज्य था? राजस्थान। और कब हमारे देश में प्रथम पंचायत का गठन लिख लेंगे, प्रथम पंचायत, हमारे देश में प्रथम पंचायत का जो गठन है वो कब हुआ? 1959 में। और किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान में। एकदम डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर लिखा हुआ है। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायत राज्य का प्रारंभ हुआ। पंचायतों का गठन कब? 2 अक्टूबर 1959 से। कहां पर किया गया? तो राजस्थान में। वो भी राजस्थान के किस जगह में? तो नागौर में। तो पंचायतों का गठन भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राजस्थान में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन दूसरा वो राज्य बताइए जहां पंचायत का गठन किया गया। तो ध्यान रखेंगे 1959 में ही आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश एक दूसरा राज्य था जहां पंचायतों का गठन किया। पहला राज्य जहां पंचायतों का गठन किया गया राजस्थान। कौन सी जगह? नागौर में। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सब सारी बात। अस्थाई स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। ये सब सारी बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये सवाल रेलवे में भी पूछा था, एनटीपीसी में पूछा था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। ग्राम मुखिया, ग्राम का जो प्रधान होता है वो करता है। सरपंच जी करते हैं, या पंचायत समिति करती है? कौन करता है भाई? सरपंच पहले होते थे, अब नहीं होते। पंचायत समिति। तो ध्यान रखेंगे कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? पंचायत सेवक करते हैं। पंचायत सेवक, पंचायत सर्वेंट करते हैं। ग्राम स्तर पे किया जाता है किसके द्वारा? पंचायत सेवक के द्वारा। अगला सवाल, आगे बढ़ेंगे। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की सिफारिश पे के आधार पर पेश किया गया? अभी पिछले सवाल में बताएं कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की सिफारिश पर किया गया? सिफारिश पर किया गया, तो ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई। और कितने स्तर पे है? 3 स्तर पर। कैसी है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो कैसी है? त्रिस्तरीय है। किस समिति की सिफारिश पर बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और पहली पंचायत का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और राजस्थान भी कहाँ? बागौर में।
और इसका शुभारंभ किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? जैसे बताया, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी है वर्तमान में? 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 है। पूछ रहा है 11वीं अनुसूची। तो अगर बात करें अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11 की बात करें तो किससे संबंधित है? अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत, और अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। तो अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया, और 74वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसी के तहत अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत, और अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाएं। अगर बात करें कि अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान रखेंगे अनुसूची 11 में जो विषय है वो कितने हैं? 29 विषय, 29 विषय हैं। पंचायतों के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, और नगर पालिकाओं के कार्य और कर्तव्य से संबंधित अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय। तो ध्यान रखेंगे, सवाल पूछ रहा है अनुसूची 11 में क्या है, अभी बताए पंचायत है, कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर सी 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां। पंचायत के क्या क्या काम होने चाहिए या पंचायत के क्या क्या कर्तव्य हैं, उसी से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? फिर पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर हम आपसे पूछे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, तो ध्यान रखेंगे नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को? ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, 356 के तहत में, अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। लेकिन किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति लगाता है तो किसकी सिफारिश पर लगाता है? तो ध्यान रखेंगे किसकी सिफारिश पर लगाता है? राज्यपाल के। राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल के सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने अनुच्छेद 356 की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और उस राज्य में क्या लगा दिया जाता? राष्ट्रपति शासन। भाई अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि उस राज्य की सरकार, उस राज्य की सरकार जो है वो अच्छे से चल नहीं पा रही है, या उस राज्य का विधानमंडल अपनी सरकार के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति से क्या करता है? अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य में क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। पहले बताइए पहला राज्य, प्रथम राज्य बताइए, प्रथम राज्य वह कौन सा है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और कब? कब लगाया था? तो सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1951, संविधान लागू होने के अगले साल ही सबसे पहला राज्य है पंजाब। सबसे पहला राज्य है पंजाब जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1951 में। और अगर दूसरा राज्य, सेकंड स्टेट पूछें, वो कौन सा है जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें भाई, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल,
आपातकाल। चलिए, अब वित्तीय आपातकाल किस में है? 360 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है? भाई देखिए, अगर किसी बाहरी शक्ति या किसी बाहरी देश का हमारे देश पर क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, युद्ध होने के कंडीशन में अपने मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या लगाया जा सकता है? देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। इस कंडीशन में भी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, माफ करिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। युद्ध के स्थिति में भारत के नागरिकों के द्वारा सशस्त्र विद्रोह होने के कंडीशन में हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे आज तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? भाई अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो आज तक हमारे देश में कितनी बार लगा है? तो ध्यान रखेंगे 3 बार। 3 बार आज तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लग चुका है? कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। क्यों लगा था? भाई भारत चीन युद्ध के कारण। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। पहले हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। लेकिन सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमारे संविधान से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया। इसकी जगह क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। जब तक नागरिकों के द्वारा शस्त्र लेकर सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया जाएगा, तब तक अब अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो 3 बार लगा है, ध्यान रखेंगे, 62 में, 71 में, 75 में। तो पहली बार भारत चीन युद्ध के कारण, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण। इसीलिए इस शब्द को हमारे संविधान से निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भाई अनुसूची 7 में क्या है? संविधान की अनुसूचियां। अगर बात करें अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है? संविधान की अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। संविधान की क्या है? अनुसूचियां। हमारे देश में संघ या कहें केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है, जो पावर है, उसका बंटवारा किस आधार पर किया गया है? तो सूचियों, अनुसूची नहीं, माफ करिएगा, सूचियां है ये। किस आधार पर किया गया है? तो सूचियों के आधार पर किया गया है। सूचियों के आधार पर किया गया है। और कितनी प्रकार की सूची होती है? तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और इन्हीं 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच में पावर की शेयरिंग की गई है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उस पे उस विषय पर कानून या विधि का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। और जो समवर्ती सूची है, इस सूची के विषय में, इस सूची में जो भी विषय आते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इन 4 में से वो कौन सा विषय है जो सिर्फ राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भाई देखिए, इस सवाल कैसे किया जाता है। अब अगर बात करें संघ सूची को तो 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इस समय 52 विषय हैं। तो क्या सबको याद करना है? ऐसा नहीं। कैसे सवाल करना? सवाल पूछ रहा राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है, तो एक एक करके बात करें। रेलवे, तो बताइए रेलवे किसके अधीन होता है? संघ के, केंद्र के? क्या राज्य सरकार भी रेलवे में कुछ नौकरियां दिलवाती है, कोई फॉर्म निकालता है? तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वन, वन भी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। वन क्षेत्र में जो भी चीज होता है वो केंद्र सरकार का होता है, ये भी गलत है। विद्युत और शिक्षा, भाई शिक्षा जो है, शिक्षा पे कानून केंद्र भी बनाता है और शिक्षा पे कानून राज्य भी बनाता है, तो ये तो समवर्ती सूची का विषय हो गया। लेकिन विद्युत, बात करें विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये जो है राज्य, देखते होंगे आप अलग अलग राज्यों में जो बिजली का बिल का यूनिट है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस राज्य की सरकार डिसाइड करती है, तो वो राज्य सूची के विषय में है, तभी उसका पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। हर राज्य की सरकार अपने राज्य के लिए डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ ये होगा, तो कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। लेकिन जो चीज सेंटर के अधीन आती है ना, वो पूरे भारत के लिए एक समान होती है। अगर बात करें शिक्षा, तो देखते होंगे अलग अलग राज्यों में स्कूलों का ड्रेस अलग अलग रहता है सरकारी, तो भाई जिस राज्य को जो पसंद आता है वो करता है। इसका मतलब शिक्षा पे राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा पर केंद्र के भी द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शिक्षा को लेकर केंद्र कानून बना देता है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है जिन पे दोनों के द्वारा कानून बनाया गया। लेकिन राज्य सूची का विषय वो होता है जिसपे राज्य द्वारा कानून बनाया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अनुसूची 7 में क्या है? संविधान की सूचियां, और कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में, विशेषाधिकार की। भाई आप जान रहे हैं पंचायत, जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत या जो भी पंचायत होता है वो राज्य में होता है, वो राज्य के अधीन होता है। इस सवाल का सही जवाब है राज्य सूची का विषय होता है, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये सवाल एग्जाम में पूछा इसलिए हम आप सबके सामने लेके आए। अगला सवाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई। जैसा कि जान रहे हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में माफ करिए, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए, निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा हुआ है? सबसे पहला ये सवाल आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, और इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। सबकी नियुक्ति क्या होता है भाई? अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो हर निर्वाचन आयोग में क्या होता है? एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2
और 2 अन्य निर्वाचन आयोग। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो सिर्फ क्या होते हैं, 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त और अन्य सदस्य, और क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो बात करें निर्वाचन आयोग की कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भाई हम बता दे रहे हैं, अनुच्छेद 324 में है, आर्टिकल 324 में है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के लिए एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा है, 324 में लिखा है। अगर निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की बात करें तो कितने वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अधिकतम आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। ये दोनों चीज याद रखेंगे, ये 65 है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी, सारी चीजें बता दिए कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 वर्ष का। अधिकतम आयु 65 वर्ष। ये सारी चीजें किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग, 324। ऑप्शन बताइए, निर्वाचन नियमावली, निर्वाचन नियमावली, निर्वाचन नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। निर्वाचन नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद में है। आगे बढ़ेंगे। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। भाई जो आप जानते हैं, नई सरकार का भी हाल फिलहाल में गठन हुआ है, तो केंद्र के या संघ के मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया है। तो ये बताइए कि जो लोग मंत्री बने हैं, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, कितने अधिक से अधिक कितने लोग मंत्री बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन दिया है। संसद के सदस्यों की संख्या का 10%, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10% या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15%। तो ध्यान रखेंगे अधिकतम मंत्री जो परिषद है, संघ का जो मंत्री परिषद है, ये जो संघ का जो मंत्री परिषद है, पहली बात सवाल बताइए किस अनुच्छेद में है मंत्री परिषद। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 74। संघ का एक मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। ये कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 74 में। अनुच्छेद 74 में क्या है, संघ का मंत्री परिषद। और अगर बात करें कि ये जो मंत्री परिषद है, इसमें कुल अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या का 10%। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 10% अगर आप निकाल देंगे, वो क्या है, वो अधिकतम संख्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या हो जाएगा मंत्री परिषद के सदस्यों का। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद का वर्णन है। इनकी नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75 में। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर मंत्री परिषद की बात करें कि ये मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो ध्यान रखेंगे ये लोकसभा, ध्यान रखेंगे ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके, लोकसभा के, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। और सलाहकार किसका होता है, राष्ट्रपति का। जवाबदेह किसके प्रति होता है, लोकसभा के। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में, 74। नियुक्ति किसमें है, 75 में। आगे बढ़ेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है, भारतीय राज्य उपरोक्त में कोई नहीं धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है,
अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन करता है? इस सवाल का जवाब बताइए आप लोग। इस सवाल का जवाब क्या होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य उपरोक्त में कोई नहीं। ये क्या है? जैसा कि जान रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष है ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। और ये प्रस्तावना में ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। हमारे देश की जो सरकार होगी वो किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाने का काम करेगी, ना किसी धर्म को पीछे खींचने का काम करेगी। कहने का मतलब हमारे संघ का या हमारे देश हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। हम क्या होंगे? धर्मनिरपेक्ष होंगे। तो इसका मतलब होता है कि एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। एक निश्चित धर्म का, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। कहने का मतलब हमारा देश किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम क्या हैं? हम धर्मनिरपेक्ष है। भारत या इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये हमेशा से हमारे संविधान में नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। यह पहले से मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। और इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश का हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हम क्या होंगे? धर्मनिरपेक्ष होंगे। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं किया जाता है हमारे भी किसी सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। भाई इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसी राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल भाई देखिए, जैसे संघ में और केंद्र में संसद होता है, और संसद का क्या काम होता है? संसद का काम होता है संघ के लिए विधि का निर्माण करना। और जो ये संसद है वो, इसके कितने अंग है? 3। 3 अंगों से मिलकर बना है संसद। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो संसद शब्द हम कहते हैं वो 3 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यही 3 अंग मिलकर हमारे देश के लिए विधि का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। सेम उसी प्रकार राज्य में विधि का निर्माण करने के लिए कौन होता है? विधानमंडल। संघ में विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। तो कह सकते हैं संसद की जो विधायिका होती है, या माफ करिए, संघ की जो विधायिका होती है वो किससे चलती है? संसद से। संघ के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। और राज्य की विधायिका किससे चलती है? राज्य के विधानमंडल से। जैसे संसद इन 3 अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जो राज्य का विधानमंडल है वो भी 3 अंगों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस प्रकार संघ में या केंद्र में लोकसभा होती है, उसी तरह प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है। जिस प्रकार संघ में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होता है। और जिस प्रकार संघ में या केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है। और अगर बात करें राज्य विधानमंडल के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये राज्य विधानमंडल संविधान के 168 में है, और ये संसद अनुच्छेद संविधान के 79 में है। 3 अंगों से मिलकर बना है। यही 3 लोग मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। और किसी राज्य के लिए कानून बनाना हो तो ये 3 लोग बनाएंगे। तो कह रहा है राज्य विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। भाई देखिए, राज्य विधानमंडल कितने अंगों से मिलकर बना है? 3 अंग। विधानसभा। अब विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में बस है। 6 राज्यों में बस है। और इसके बाद जो राज्य है सब में विधानसभा और राज्यपाल है।
राज्यपाल हाँ होता है, विधानसभा हाँ होता है, विधान परिषद ये भी। क्या नहीं होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल है। तो सबसे पहले अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। और कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो ध्यान रखेंगे IAS, इसको क्या कहते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। एक है IFS, भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और लेकिन ये विदेशी सेवा नहीं है, ये जो विदेशी सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। हमारे देश में 5 प्रकार की, 3 हम बता दिए, 2 आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो कब, इस अनुच्छेद में है? 312 में। लेकिन अगर बात करें भारतीय नागरिक सेवा की, भारतीय नागरिक सेवा की, नागरिक सेवा जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? IS। भारतीय नागरिक सेवा जो है या जो आज अखिल भारतीय सेवा है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 21 अप्रैल इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1793 को। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई थी? तो लिखेंगे 1793 का 1700 माफ करिए 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ही हमारे देश में भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई थी। और कब? 21 अप्रैल 1993 को। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? कॉर्नवालिस। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा का जनक। इसीलिए 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नागरिक सेवा दिवस। नागरिक सेवा दिवस, नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 1793 में ही राजस्व पुलिस स्थापना हुई, राजस्व पुलिस की। राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड की भी स्थापना कब हुई? हुई 1793 में। और राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड का भी जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये सब सारी चीजें ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अभी पिछले सवाल में बताइए, जो ये मंत्री परिषद होते हैं, जो संघ का मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है। इस संघ का एक मंत्री परिषद होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 75 में। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ध्यान रखेंगे लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। वित्त आयोग क्या है? क्या है वित्त आयोग? अस्थायी निकाय है, वार्षिक निकाय है, त्रिवर्षीय निकाय है, पंचवर्षीय? भाई ध्यान रखेंगे कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाई ध्यान रखेंगे, कई बार बताया, आर्टिकल 280 280 में है। और वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता। कहने का मतलब ये अस्थायी निकाय नहीं है। कैसी निकाय है? तो हर 5 वर्ष में गठित हो रही है, हर 5 वर्ष तक चल रही है, तो पंचवर्षीय निकाय है भाई। बार बार
बार बार ये ऑप्शन नंबर इधर उधर हो गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, इसमें डी सही है। भाई इंग्लिश में थोड़ा सुधार कर लेंगे। यहाँ बी है, वहाँ डी है। पंचवर्षीय निकाय है। एनुअल बॉडी, स्टैंडर्ड ट्री, नहीं सही है, सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, थोड़ा गलती हो गया। तो जो वित्त आयोग है संविधान के अनुच्छेद 280 में है। प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ये अस्थाई निकाय नहीं है, पंचवर्षीय निकाय है। मतलब हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। किसका? वित्त आयोग का। चलिए आगे बढ़ेंगे। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप आंसर इसका दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भाई भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इन 4 ऑप्शन में सबसे सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, संविधान है, संसद है या धर्म है? तो भाई एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? संविधान को रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अगर बात करें राज्यपाल की, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो देखेंगे भाई अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। लेकिन उसकी नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 155 में। आगे बढ़ेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो इसके बाद भी क्लास बहुत सारी आएगी। और आप कमेंट बॉक्स में भी जो लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर बताइएगा क्या इसके बाद आपको हिस्ट्री के भी इस तरीके से सवाल कराए जाएं। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।